हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने टोटल 2 वीडियो अपलोड किया है रेलेवेंट अकाउंटेंसी का, वो जरूर देख ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो अकाउंटेंसी में हमेशा यूज होते हैं। पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी वैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका जो इम्पैक्ट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन पे पड़ता है किसी भी बिजनेस का। जैसे परचेज किया, गुड्स परचेज किया बिजनेस ने, सेल किया या एसेट्स परचेज किया, उसमें मनी का इन्वॉल्व है, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है मनी का। वो जितने भी ट्रांजेक्शन जहाँ मनी का आउटफ्लो या इनफ्लो होगा, बिजनेस में आएगा या जाएगा, बिजनेस के बाहर जाएगा या बिजनेस में आएगा, उसका वो सब बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे। और जैसे इवेंट होते हैं, जब वो बिजनेस ट्रांजेक्शन किया उसका जो रिजल्ट जो आएगा, मान के चलिए मैंने सेल किया, बिजनेस से सेल किया कोई गुड्स को, उससे अगर प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो होगा इवेंट हो जाएगा। और जो अकाउंट्स होती हैं, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, वो एक पार्टिकुलर जो है एक अकाउंट में वो शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल एसेट्स अकाउंट हो गए, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो एक जगह शो करेगा पर्टिकुलर अकाउंट में, उसके नाम से बनाया जाएगा पर्टिकुलर अकाउंट, वो हो जाएगा अकाउंट। और कैपिटल होता है जो प्रोप्राइटर यानी बिजनेस जो है बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में पैसा, वो होता है कैपिटल कहलाता है। और इसीलिए बिजनेस का जो लायबिलिटी होता है वो प्रोप्राइटर के लिए होता है। फर्म जो होगा उसका जो लायबिलिटी होगा वो बिजनेस के लिए होगा। और फिफ्थ नंबर है ड्राइंग। कभी कभी बिजनेस ऑनर जो है अपना पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए कुछ गुड्स या मनी जो है बिजनेस से निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, उसी को ड्राइंग बोला जाता है। लायबिलिटी वह अमाउंट होता है जो फर्म को आउटसाइडर्स को पे करना होता है। और फॉर एग्जांपल जैसे किसी बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है तो वो उसका लायबिलिटी है कि लोन को पे करे, या अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज किया है क्रेडिट पे, तो बिजनेस का लायबिलिटी है कि वो अमाउंट जो है मनी पे करे क्रेडिटर को, तो होता है लायबिलिटी। और लायबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर हम एसेट्स में कैपिटल माइनस करेंगे तो आ जाएगा लायबिलिटी। और एसेट्स वो होता है जो जो इकोनॉमिक वैल्यूएबल रिसोर्स होता है, जो वैल्यूएबल रिसोर्स होती है जो बिजनेस फर्म यूज करती है। और जिसमें एग्जांपल है कैश एंड बैंक बैलेंस हो गए, स्टॉक हो गए, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग हो गए। एसेट्स को हम 2-3 तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं। जिससे होता है टेंजिबल एसेट्स, वो एसेट्स होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी फिजिकल हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग हो गए, ये हो गया टेंजिबल आ जाएंगे। और इंटेंजिबल में होंगे जैसे गुडविल हो गए, पेटेंट हो गए, कॉपीराइट हो गए, ये सब हो जाएंगे इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएंगे। और करेंट एसेट्स वो होती है जैसे मनी आ जाएंगे, कैश हो जाएंगे, डेटर्स हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे करेंट एसेट्स में। कैपिटल रिसीट्स, जब हम जो है किसी एसेट्स को सेल करते हैं तो उस या इन्वेस्टमेंट को किसी सोल्व करते हैं तो उसका जो अमाउंट रिसीव हुआ वो होता है कैपिटल रिसीट होता है। जैसे कि अगर हम अगर किसी से लोन लिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वो भी कैपिटल रिसीट में आएगा। और अगर कोई प्रोप्राइटर है, कोई बिजनेस प्रोप्राइटर या पार्टनर है, वो अगर मनी रिसीव कर रहा है किसी बिजनेस कंपनी से शेयर या डिवेंचर फॉर्म में, तो वो भी कैपिटल रिसीट होंगे। और रेवेन्यू रिसीट होंगे, जैसे मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स हो जाएंगे, या हम कमीशन रिसीव करेंगे, जिससे हो गए कमीशन एंड फी हो जाएंगे। अगर मनी रिसीव किए मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये आ जाएंगे रेवेन्यू रिसीट हो जाएंगे। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर हम रिसीव जो करेंगे ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है ये हो जाएंगे रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होंगे। कैपिटल रिसीट लॉन्ग टर्म पे मिलता है और रेवेन्यू रिसीट जो हर साल मिलता है, ये फ्रीक्वेंटली होता है। 9th नंबर है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो किसी बेनिफिट को रिसीव करते समय जो हम पेमेंट करते हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कोई कोई मैंने एसेट्स परचेज कर रहा है, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, उसमें जो हम जैसे कोई वेज दे दिए, लेबर कॉस्ट दे दिए, स्टेशन चार्ज दे दिए, तो जो खर्चा जो एक्स्ट्रा हुआ वो हो गया एक्सपेंडिचर हो गया। और जैसे और इसको हम 3 तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
जब हम वैसा एक्सपेंडिचर जिसका एक्वायर करने में वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट जो है, जो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स है वो उसका वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे अगर हम लैंड और बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, उसको हम परचेज कर रहे हैं, या हम किसी बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उस पर जो अमाउंट एक्सपेंस मतलब उस पर जो खर्चा किया अमाउंट को, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए होगा क्योंकि इसका जो बेनिफिट है ये लॉन्ग पीरियड के लिए होगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका जो बेनिफिट है वो 1 अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलता है, वो फ्रीक्वेंटली होता है, बार बार होता है। तो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड नंबर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो है वैसा रेवेन्यू होता है इसका बेनिफिट जो है सालों साल तक मिलते रहता है। जनरली इसका 3 से 7 साल तक मिलता है। जैसे हो गए एग्जाम्पल में लोन हो गए और एडवर्टीजमेंट हो गए, इसका जो बेनिफिट है ये बहुत साल तक मिलता रहेगा, इसीलिए ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और एक्सपेंस होता है जब हम किसी प्रोडक्ट को जब हम प्रोड्यूस या सेल करते समय जो एक्सपेंस को कवर करते हैं, इनकट करते हैं, वो हमारा एक्सपेंस होता है। और इनकम होता है, इनकम और जो रेवेन्यू ये डिफरेंट होता है। अगर हम किसी गुड्स को सेल करते हैं, जो हमसे जो अमाउंट मिला वो होगा रेवेन्यू आ जाएगा। और जब हम गुड्स को बेचते समय जो खर्चा हुआ वो होता है एक्सपेंस हो गया। और जब हम इनकम जो है, जब हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी जब इनकम हमारा ज़्यादा रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा एक्सपेंस से, तो हो जाएगा इनकम हो जाएगा डिफरेंट। तो इनकम का जो फॉर्मूला है ये है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। और प्रॉफिट जो होता है एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस, ये भी होता है प्रॉफिट जो होता है। टोटल रेवेन्यू में अगर हम टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। 13 नंबर है गेन। गेन ये होता है कि किसी इवेंट या ट्रांजेक्शन का इफेक्ट यानी रिजल्ट, वो हमारा गेन होता है। जैसे किसी फिक्स एसेट्स को सेल करने से जो हमारा बेनिफिट आया, या कोई विनिंग या कोर्ट में अगर किसी कोई केस जीते हैं तो वो हमारा गेन होगा। लॉस होता है कि अगर जब हम टोटल एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा और टोटल रेवेन्यू से, वो हमारा लॉस होगा। और परचेज होता है कि परचेज जो है जनरली हम गुड्स के लिए यूज किया जाता है बिजनेस में। और गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर पर्पस कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड देन सेल। और कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स का मतलब होता है कि अगर हम कोई रॉ मटेरियल है, इसका पर्पस है कि उसको हम फिनिश्ड गुड्स में हम कन्वर्ट करेंगे और उसको हम सेल करेंगे। और 16 नंबर सेल, यानी जब हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करते हैं गुड्स और सर्विस का, यानी कोई सेल किए हैं कोई गुड्स को, इसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया, एक दूसरे के पास चला गया उसका ओनरशिप उस गुड्स का, ये हो गया सेल हो जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड जो है या स्टॉक वो होता है जब हम किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए, दोबारा सेल करने के लिए, और वो अनसोल्ड रहती है एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी वो नहीं बिका रहता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, वो होता है स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक। इसको हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में होता है कि वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड, जो अभी तक नहीं बिका है। शुरू का जो अकाउंटिंग पीरियड है उस समय जो गुड्स नहीं सेल हुआ है, अनसोल्ड है, वो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो गुड्स अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब अंत के अकाउंटिंग पीरियड में जो गुड्स अनसोल्ड है वो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो अनसोल्ड है बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। यह है इन्वेंट्री, पॉइंट नंबर 18। इन्वेंट्री को हम 4 टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं। पहला इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल होता है जो हम परचेज किए हैं, जिसका हम मैन्युफैक्चर में यूज करेंगे, और जो अभी अनयूज्ड है, इसको अभी यूज नहीं किए हैं, वो हो गया इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होता है जो पार्शली फिनिश्ड हो गया, यानी अभी पूरी तरह कंप्लीटली नहीं फिनिश हुआ है, और जिसको हम सेमी फिनिश्ड फॉर्म भी बोलते हैं, और जिसको हम जो फर्दर प्रोसेस यानी आगे इसको प्रोसेस करके हम फिनिश्ड गुड्स में बनाते हैं। और थर्ड नंबर है जिस इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स व्हिच हैव कंप्लीटली प्रोसेस्ड, यानी जिसको हम पूरी तरह प्रोसेस कर चुके हैं और जो हम सेलिंग के लिए रेडी है, और वो अनसोल्ड है, और वो अकाउंटिंग पीरियड में किसी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में वो अनसोल्ड है और वो रेडी के लिए सेल के लिए रेडी है, वो हो गया इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वो है जो गुड्स जिसको हम परचेज करते हैं रीसेलिंग के लिए दोबारा बेचने के लिए जो हम गुड्स परचेज करते हैं, वो होता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और 19 नंबर है ट्रेड रिसीवेबल, यानी अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस और रेंडर बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कभी कभी बिजनेस जो है क्रेडिट पे प्रोडक्ट को सेल करती है,
फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड है, कंपनी है, मान के चलिए इसने बी को सेल किया गुड्स 5000 का क्रेडिट पे, इसने पे नहीं किया, तो इससे जो मनी आएगा बी से वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, और ये हमारा डेटर्स, बिजनेस का जो है डेटर्स हो जाएंगे। डेटर्स वो होता है जो फर्म ने गुड्स और सर्विस को क्रेडिट पे सेल किया है और पेमेंट जो है अभी तक नहीं मिला है, रिसीव नहीं किया है। फॉर एग्जांपल अगर AB लिमिटेड है, कोई फर्म है, इसने सी को सेल किया गुड्स को, तो सी जो है AB लिमिटेड का हो गया डेटर्स, यानी क्रेडिट पे सेल किया है। रिमेंबर कीजिएगा, अगर कैश पे कर दिया तो वो सी डेटर्स नहीं होगा। डेटर्स वो होता है जिसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, और क्रेडिटर्स का अपोजिट होता है। अगर ABC लिमिटेड ने, फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड ने बी से 5 लाख लोन लिया है, और या उसने परचेज किया है कुछ गुड्स को बी से, तो ये बी जो है क्रेडिटर हो जाएगा, यानी ये अभी इनको पेमेंट अभी नहीं मिला है, तो ये बी जो है ABC लिमिटेड का क्रेडिटर हो गया। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म। जल्दी मैं न्यू टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।